दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज इस विषय पे हम बातचीत करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे यूजीसी नेट से संबंधित बातचीत करूँगा दोस्तों कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और अपनी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाने की बातचीत करूँगा कि मैंने कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी, कितना समय मुझे लगा था। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपनी जेआरएफ स्टोरी की मैं बातचीत करूंगा कि मैंने कब पढ़ना स्टार्ट किया था, मेरा कब नेट जेआरएफ हो जाता है, उसके बाद मुझे कौन सी समस्याएं आई, और यह जो सफ़र था मेरा, ठीक है, ये जो सफ़र था मेरा यहाँ तक का, पीएचडी में वर्तमान में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस यहाँ से यहाँ तक का सफ़र के बारे में बताऊँगा, और अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा दोस्तों कि वो जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैंने अपनी किस तरह की जो वो स्ट्रैटेजीज बनाई थी, ठीक है। तो रणनीति के संबंधित भी यहाँ से बातचीत करूँगा मैं, और पुस्तकों की भी बातचीत करूँगा दोस्तों मैं, ठीक है, कि कौन सी पुस्तकें मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों आपको यूजीसी नेट की संपूर्ण जानकारी भी यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है, कि कौन सी समस्याएं आती है इस परीक्षा के समय। विद्यार्थियों में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ऐसे नहीं हो जाते, इसके लिए पेशेंस भी चाहिए आपका। क्योंकि विद्यार्थियों के 6-7 अटैम्प्ट होने के बाद भी नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, उसके पीछे का कारण हमें पता होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज़ को हमें पकड़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात धैर्य आप में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आप में? धैर्य तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके बाद यहाँ पे बताऊंगा, स्ट्रैटेजी में ही आ जाएगी कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। पुस्तकों की भी मैं बातचीत करूंगा, ठीक है। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो चलो विषय से संबंधित भी बातचीत करूंगा मैं, कि उनको पुस्तकें कौन सी पढ़नी चाहिए, नोट्स कहाँ से करने चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे भी बातचीत करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो अपनी जेआरएफ स्टोरी ही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और उससे आप समझ सकते हैं, और उस समय की परिस्थितियां और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको हम रिलेट करते हुए देखते हैं, ठीक है। 2021 में मेरा जेआरएफ हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद और अब की हम बातचीत करेंगे कि 2024 में किस तरह से आपको रणनीतियां बनानी चाहिए, और यहाँ पे किस तरह की जो आपको समस्याएं आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हम बातचीत करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो बीए जब मैं कर रहा था तो मुझे पता चला कि एक नेट का एग्ज़ाम भी होता है। मुझे टीचर बनना था, ठीक है, हालांकि बना नहीं हूँ, ठीक है, वो दूसरी बात है। परंतु उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो मैंने क्लियर कर लिया है, यानी कि मेरे पास वो है। अब जब भी कमीशन निकलता है, ठीक है, आयोग द्वारा जब भी निकलेगा तो हम उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बीए में मैंने सोच लिया था कि मुझे नेट जेआरएफ की परीक्षाएं देनी है, यानी कि मुझे पता चल गया था, किसी टीचर ने हमें बताया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है वो मैंडेटरी होती है आपका यूजीसी नेट, ठीक है। उससे संबंधित अगर पहले की बातचीत करूँ, ठीक है, तो उससे पहले की अगर बातचीत की जाए दोस्तों, तो जैसे स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर, ठीक है, तो स्कूल्स में पढ़ाने के लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए, और उसके बाद टैट भी ज़रूरत होती है। अगर सेंटर में भी आपको पता होगा, ठीक है, उसके लिए सी टैट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें दूसरी है, ठीक है। अगर कॉलेज की मैं बात करूँ, नेट यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें सिर्फ उस पर ही बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। तो बीए में मुझे लग गया था पता, और हमारे समय में 2017 में हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। तो मेरा अंतिम बैच था सेमेस्टर सिस्टम का। तो 5वें सेमेस्टर से, यानी कि आप थर्ड ईयर मान के चलिए वर्तमान में जो सब रूप है, ठीक है, स्नातक का बीए का, यानी कि तो 5वें सेमेस्टर से मैंने तैयारियां शुरू कर दी थी। तैयारियां मीन्स कि एकदम से पता नहीं चलता है। उस एग्ज़ाम के बारे में सर्च किया, नेट में जाके सर्च किया, यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि ये होता क्या है, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के बाद फिर उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसका सिलेबस देखा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कि किस तरह का प्रश्नों का स्तर होता है। वो सारी चीज़ें हमारी जो परीक्षा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और योगदान होता है उन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो मान के चलिए कि मैंने बीए में ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, ठीक है। तो उसके बाद बीए में मैंने जब तैयारियां शुरू कर दी, ठीक है, तो फिर एमए में इनरोलमेंट होगी। तो एमए में इनरोलमेंट होने के बाद जब पहली बार मेरा नेट का एग्ज़ाम हुआ, तो नेट का एग्ज़ाम पहली बार हुआ तो मेरा जेआरएफ भी हो गया था, ठीक है। तो पहला ही मेरा वो अटैम्प्ट था, ठीक है, अटैम्प्ट भी पहला ही था, पहले ही प्रयास में जेआरएफ हो गया, ठीक है। और अच्छी हमारी जो परसेंटाइल आई थी, ठीक है। इससे पहले परसेंटाइल में रिजल्ट आता था, परंतु अब जो दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम जो हुआ है यूजीसी का, उसके बाद इन्होंने परसेंटेज में रिजल्ट निकालना शुरू किया है, और एक ही शिफ्ट में पेपर होता है। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले नॉर्मलाइजेशन होती थी, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ करता था,
ठीक है। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी, किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड चला जाता था, किसी में टफ हो जाता था। तो अच्छी बात है, ये परसेंटेज में आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होती है, ठीक है। तो हो जाता है मेरा उसके बाद, ठीक है। जब एमए में नेट जेआरएफ हो गया तो अभी एमए कर ही रहा था मैं, तीसरे सेमेस्टर के मुझे पेपर देने बाकी थे, ठीक है, और चौथा सेमेस्टर अभी बाकी था पूरा का पूरा। फिर उसके बाद सोच तो यही थी कि मुझे पीएचडी ही करनी है। पीएचडी करने का मकसद यही भी होता है बहुत सारे विद्यार्थियों का कि हमें फेलोशिप मिल जाएगी, यानी कि जेआरएफ हमारा हो जाता है, तो फेलोशिप के साथ साथ वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसके साथ अगर उसको किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करनी हो, सिविल की तैयारियां करनी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारियां करनी हो, कोई भी एग्जाम की तैयारियां करनी हो, तो वो क्या है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है उसके लिए। तो इस तरह से था मेरा ये सफ़र, और मैंने आपको बता दिया कि मैंने शुरुआत कब की थी, बीए में मैंने शुरुआत कर दी थी दोस्तों। उसके साथ बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो बीए में शुरुआत नहीं करते, एमए में आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जिनको नेट जेआरएफ का पता नहीं होता है, ठीक है, कि नेट जेआरएफ भी कोई इस तरह की परीक्षा होती है, उसको कंडक्ट कौन कराता है, तो नहीं पता होता उनको, और वो एमए में आके इन सारी चीज़ों को पता करने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एमए में ही जब वो नए नए आते हैं, उनका पहला साल जब शुरू हो जाता है, पहला सेमेस्टर जब शुरू हो जाता है, तो उनको उस समय से ही इन सारी चीज़ों पे फोकस कर देना चाहिए, ठीक है, फोकस करना चाहिए। उसके सिलेबस को देखिए, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, और एमए अंत तक, जब आपका एमए फाइनल होगा तब तक आपका जो वो नेट जेआरएफ बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 2022 में मेरी एमए क्लियर हो जाती है, और उसके बाद पीएचडी में एडमिशन की सबसे बड़ी बात थी। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई विद्यार्थी है कि उसके नेट जेआरएफ करने के बाद, एमए करने के बाद उसकी एकदम से पीएचडी में एडमिशन हो जाएगी, तो ऐसा बहुत कम चांसेज है। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जो एमए करने के बाद, नेट जेआरएफ करने के बाद भी पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। मैंने भी बहुत जगह इंटरव्यू दिए, पीएचडी के एंट्रेंस दिए, नहीं हो पा रहा था। आपको पता है कि पीएचडी किस तरह से होती है, ठीक है, विश्वविद्यालयों में क्या क्या चलता है उन सारी चीज़ों पे हमें नहीं लेना देना है कुछ भी, ठीक है, कभी बातचीत करेंगे इस पर भी। तो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो 1 साल तक मुझे ऐसे ही पढ़ना पड़ा, और उसके साथ साथ मुझे लगा कि मेरा जो जेआरएफ की वैलिडिटी है वो 2 साल के भीतर ख़त्म हो जानी थी, ठीक है। तो एक टाइम जो था वो मैंने स्किप किया था, उसके बाद लगातार मैं नेट जेआरएफ का पेपर देता रहा, और हर बार मेरा जेआरएफ होता रहा, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि मेरी वैलिडिटी ख़त्म ना हो जाए जेआरएफ की, ठीक है। तो अभी वैलिडिटी ख़त्म नहीं हुई है, अभी वो फरवरी में होगी। फरवरी 19 को रिजल्ट आया था 2021 में मेरा, पहली बार जब नेट जेआरएफ हुआ था, ठीक है। तो 2 बार मैं उसके साथ पेपर और दिए, तो जेआरएफ उसके साथ भी हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और फाइनली अभी दिसंबर में एडमिशन भी हो गई थी पीएचडी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है। अभी मैं पुस्तकों के बारे में बताऊंगा कि पुस्तकें कौन कौन सी और कहाँ से, नोट्स किस तरह से पढ़ने चाहिए आपको, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करूंगा। और उससे पहले मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो वो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों कि आपको अगर हो सके, ठीक है, अब तो यूजीसी की नई गाइडलाइन भी आ गई है कि अब जो वो बीएड जो वो बीए के साथ ही हो जाएगी, इनके 4 साल की हो रही है, ठीक है। परंतु मुझे लग रहा है कि अभी इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हुई है वो, ठीक है, अभी बीएड करवाई जाएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएड आपको कर लेनी चाहिए, जो भी विद्यार्थी हो इस तरह का, अगर पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा धैर्य रखते हैं आप कि नहीं हमें तो सिर्फ नेट जेआरएफ ही करना है, और हमें पीएचडी में ही एनरोल्ड होना है, हमें रिसर्च वर्क ही करना। तो दूसरी बात है, अगर आप इस तरह के विद्यार्थी हो कि हमें जो वो फ्री नहीं बैठना है, ठीक है, फ्री नहीं बैठना अगर आपको, तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद मैं तो कहूँगा कि आपके जो द्वार हैं वो बहुत खुल जाएंगे, आप स्कूल में जा सकते हैं, ठीक है। तो केबीएस एनबीएस इस तरह की परीक्षाएं होती है सेंट्रल लेवल की, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, उसके लिए आपको बीएड जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं दोस्तों, नेट जेआरएफ के अलावा अगर बीएड आपसे हो रही है तो बीएड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगेगा, आपके द्वार बहुत खुल जाएंगे। और दूसरा, नेट जेआरएफ में पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, पेशेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड भी हो जाते हैं, ठीक है, पीएचडी में इनरोल्ड भी हो जाते हैं, तो उसके बाद भी क्या चांसेस हैं कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हो गए हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे अभी दिसंबर 2023 की बात आपको करता हूँ, ठीक है, बताता हूँ आपको एक उदाहरण के माध्यम से, 77,000 लोगों ने हिंदी का नेट का पेपर दिया था, ठीक है, कितने हजार लोगों ने, 77,000 दोस्तों। तो मान के चलिए 77,000 लोगों में से 50,000 जब वो अपीयर्ड हुए थे,
ठीक है। तो उस 50,000 का आप 6% निकालिए तो कितना बनता है दोस्तों, कम से कम 3,000 विद्यार्थी जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं हिंदी में। तो आप मान के चलिए कि इंडिया में आने वाले टाइम में नेट जेआरएफ कितने विद्यार्थी हो जाएंगे। और जो नेट जेआरएफ विद्यार्थी निकाल लेता है दोस्तों, हर एक विद्यार्थी का एस्पिरेंट का सपना यही होता है कि वो कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाने का सपना होता है, ठीक है। और आपको पता है कि कॉलेज कैडर में इतनी सारी सीटें भी नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी सीटें भी नहीं होती, यूनिवर्सिटी कैडर में इतने इतने विद्वान भरे पड़े हुए हैं, विद्वान भी हैं, और ये आपको पता है कि किस तरह से चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, ठीक है, मेरे अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि सर आप भी तो बीएड कर सकते थे, आपने क्यों नहीं की, ठीक है। तो इसका एक पर्सनली कारण था, फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक नहीं होती कभी कभी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपके भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो जो बहुत ज़्यादा ही हो, ठीक है, तो आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बीएड कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होगी, फाइनेंशियली नहीं है, ठीक है, तो आप रहने दे सकते हैं, थोड़ा वेट करके नेट जेआरएफ भी कर लीजिए। अगर इस बार मेरी पीएचडी में एडमिशन नहीं होती दिसंबर में, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब बीएड ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा फ्री रहने के लिए समय नहीं था, ठीक है, एज भी हो रही थी, ठीक है, 22-23 की तो हम ऐसे ही हो रहे थे, और इसके साथ साथ 1-2 साल ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर और ज़्यादा ही हमारे लिए ये नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 25-26 के जब एज हो जाती है, इंसान की उम्र हो जाती है, तो उसकी जो स्मरण शक्ति है वो भी कमज़ोर होने लग पड़ती है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं दोस्तों ये, ठीक है, इन चीज़ों से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी जो मेमोरी लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी तैयारियां करनी चाहिए, अपनी रणनीतियां खुद ही बनानी चाहिए, ठीक है, अपनी खुद रणनीतियां बनाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों से हमें गुजरना होता है। उसके साथ अगर बात की जाए स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको समय बता दी कि मैंने कब से शुरुआत की थी, डिपेंड करता कि आपने शुरुआत कब की थी। मेरे पास बीए मैंने 5वें सेमेस्टर से मैंने शुरुआत कर दी दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास आप समय मान के चलिए कि 1.5 साल था, ठीक है, 1.5 साल के बाद मैंने पेपर दिया था, ठीक है, 1.5 हो सकता है, 2 भी हो सकते थे, ठीक है। तो 2 साल के बाद मैंने ये पेपर दिया। तो देख लीजिए आप, 2 साल के भीतर जब मैंने पेपर दिया तो मेरा क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अगर आप एमए में आने के बाद सोच रहे हैं कि मुझे भी करना है, ठीक है, अगर आप एमए में सोचते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे हैं कि एमए के बाद ही सोचते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि नेट जेआरएफ क्या होता है, ठीक है। तो एमए में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको जो वो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। तो आप सिलेबस को सबसे पहले रखिए। और एक बात और मैं यहाँ पे बताऊँ कि सिलेबस को चेंज होने की यहाँ पे बातचीत हो रही है, ठीक है। तो सिलेबस चेंज हो सकता है शायद जून 2024 के लिए, तो उस हिसाब से भी आपको रणनीतियाँ बनानी हैं अपनी, ठीक है। तो सिलेबस रखिए अपने पास और धीरे धीरे सिलेबस को पढ़ने शुरू कीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप एक बार सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, बहुत सारे जितने 2004 से आपको मिल रहे हैं तो वो सारे सॉल्व कीजिए, वर्तमान तक जितने भी हुए हैं पेपर यूजीसी द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए। उससे ही आपका ये होगा कि आपका जो माइंड सेटअप है वो उस तरह से बन जाएगा, आपको क्वेश्चन टैकल करने की जो वो एक आदत बन जाएगी कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं, ठीक है। पेपर में आपको एक टाइम मैनेज करने का भी एक तरीका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों, ठीक है। 150 प्रश्न होते हैं और 3 घंटे में करनी कोई आसान बात भी नहीं होती है, क्योंकि आपका जो जनरल पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स भी चल रहा है, एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए 4-4 5-5 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि बीएड बेटर है या यूजीसी नेट बेटर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बीएड बेटर है अगर कोई विद्यार्थी टीचिंग करना चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि आपका सपना कॉलेज कैडर में जाने का है, ठीक है, आप नीचे सीढ़ियों से शुरुआत कीजिए, आप कॉलेज कैडर तक भी पहुंचेंगे, बीएड के साथ साथ आपकी एमए भी हो जाएगी, ठीक है। तो एमए में आप नेट जेआरएफ आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगर आप स्कूल में सेट होगी उसके बाद अगर आपका सपना है कि मुझे कॉलेज में जाना ही जाना है तो आप उसकी तैयारियां कर सकते हैं, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इंप्रूव होगी इससे, क्यों, क्योंकि आपके पास जॉब भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
ठीक है। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में तो सबको पता ही है कि क्या होता है एग्जाम। इसके संबंध में इतनी सारी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई, तो इस पर मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यार ये कब से शुरू करनी चाहिए, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप जाग रहे हो तो तभी से तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए आपको, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस पे भी बातचीत हो गई हमारी कि कब किस तरह से पढ़ना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है, ठीक है। परंतु अगर सही बात की जाए तो 7-8 घंटे तो आपको दिन में पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और रिवीजन भी करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। समस्याएं भी आती हैं, समस्याओं की अगर मैं बात करूं तो आपको समस्याएं भी देखने को मिल जाएंगी। किस तरह की समस्याएं देखने को मिल जाएंगी कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उनको जानकारी नहीं है अभी तक पूरी भी इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, उस परीक्षा को उन्होंने समझा ही नहीं है। नेट जेआरएफ की मैं बात करूं, जो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी अगर परीक्षा है वो सिविल की हो चाहे, ठीक है, सबसे पहले उसको समझना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उस परीक्षा को आपको समझना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। कि आप उस परीक्षा को एक बार समझ गए तो परीक्षा फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, आप उसको बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। परीक्षा भी अपनी अपनी तरह से चीज़ें मांगती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और समस्याओं की अगर एक और बात बताऊं तो अगर यूजीसी नेट जेआरएफ ही आपको करना है, सिर्फ नेट जेआरएफ के पीछे ही आप पड़े हो, ठीक है, तो नेट जेआरएफ के अगर पीछे पड़े हो आप, तो समस्या आपको ये आ सकती है कि नेट जेआरएफ होने के बाद भी आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल सकती है कुछ समय के लिए, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि आपके लिए 6-7 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है मिलने में, ठीक है। एकदम से एडमिशन कहीं भी नहीं मिलती है। आप ये मान के चलेंगे कि हमारा जून में अगर नेट जेआरएफ हो रहा है तो हमारी दिसंबर तक एडमिशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ ही करना है तो पेशेंस के लिए आप तैयार रह जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके पास पेशेंस बहुत होना जरूरी है। क्योंकि कॉलेज कैडर की जो ये जॉब है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैडर हो गया आपका, तो इसके लिए तो पेशेंस आपके पास चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एकदम से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और पुस्तकों की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि पुस्तकें आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। जैसे पुस्तकों की अगर बात करूँ मैं सबसे पहले, तो जैसे फर्स्ट पेपर आपका जो होता है, अभी चेंज होने की बात की जा रही कि सिलेबस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहला जो पेपर है दोस्तों, एक केवीएस मदान की पुस्तक आती है, ठीक है, शिक्षण वृत्ति से संबंधित, ठीक है, और रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड जितनी भी आपकी यूनिटें हैं, ठीक है, उसका टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि इस तरह के हिंदी टाइटल है इसका, और इंग्लिश में भी वो आपको दोनों वर्जन में देखने को मिल जाएगी, वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो उसको पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ वो पुस्तक जो वो थोड़ी आप उसकी जो लैंग्वेज है वो टफ हो सकती है आपके लिए, ठीक है, एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आ सकती है, तो आप यूट्यूब चैनल का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल का सहारा भी आपको लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो दूसरे आपका सब्जेक्टिव होगा वहाँ पे 100 प्रश्न आते हैं। तो 100 प्रश्नों में अगर मैं हिंदी की बात करूँ, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो हिंदी की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो हिंदी के लिए आपको सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आप हिंदी साहित्य के इतिहास में, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आप डॉक्टर बच्चन की 2 पुस्तकें आती हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, ये 2 पुस्तकें होगी उनकी। और उसके साथ आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ सकते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। नामवर सिंह की पुस्तक आती है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। तो इन सारी पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होंगी। और दूसरी बात दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की बात मैं ये कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, बार बार आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइड की मैं बात करूँ तो गाइड में आपको क्या लेना चाहिए। गाइड में आप गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की पुस्तक आती है, ठीक है, हिंदी साहित्य का, ठीक है, वस्तुनिष्ठ इतिहास, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वो भी, ठीक है। तो गाइड है वो, उसको पढ़ सकते हैं। काव्य शास्त्र के लिए अगर बात करूं तो काव्य शास्त्र के लिए मैं तो जो मैं बताता हूं दोस्तों, ठीक है, वो आपके लिए मेरे हिसाब से विवेक शंकर की पुस्तक आती है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसमें ये दोनों ही आपको मिल जाएगा। उनकी पुस्तक पढ़नी चाहिए जो बेसिकली नेट के लिए ही डिज़ाइन की गई है, ठीक है। बाकी जैसे
कहानियों की यूनिट है तो कहानी को एक एक करके पढ़िए, क्योंकि आपको संवाद से संबंधित वहाँ पे प्रश्न बन जाते हैं। तो संवाद से संबंधित जब प्रश्न बनेगा, आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी, आपने पूरा उपन्यास पढ़ा होगा, निबंध पढ़ा होगा आपने, ठीक है, और आपने पूरा नाटक पढ़ा होगा, तो तभी आप डायलॉग्स को वहाँ पे सेट कर पाएंगे, ठीक है, पात्रों को तभी आप वहाँ पे सेट कर पाएंगे सही से। और इस तरह के प्रश्न आज की डेट में बहुत बन रहे हैं, ठीक है। और पुस्तक जो पढ़नी है दोस्तों, आपको उसकी भूमिका से पढ़नी है, ठीक है, उसकी भूमिका से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है और अंत तक आपको पढ़ना है। उसके अंतिम जो पृष्ठ होगा वहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि भूमिका से संबंधित 2-3 प्रश्न हर बार कक्षा में बन रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेट जेआरएफ में इस तरह की समस्याएं भी आती हैं, वो सारी चीज़ें सोचते हुए अपनी खुद की रणनीति बनाई, तभी आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे दोस्तों। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, ठीक है। और इस तरह से मैं सोचा था मैंने कि मुझे भी करना था नेट जेआरएफ, पेशेंस भी रखना पड़ा, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं भी आई, धैर्य भी बनाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो इन सारी समस्याओं से उभरते हुए खुद को एकाग्र रखना है हमें, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारियां मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जून 2024 के लिए हम यहाँ पे तैयारियां करवाएंगे आपके लिए हिंदी विषय से संबंधित। तो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ सिलेबस का, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद बहुत आपका।